नमस्कार। आज हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो अपनी शिक्षा योजना में बौद्धिक व शारीरिक दोनों प्रकार की शिक्षा में समन्वय स्थापित करना चाहता था। इसलिए वह एक ओर जहाँ शिक्षा को अनिवार्य करना चाहता था, वहीं दूसरी ओर शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण भी चाहता था। अनिवार्य तथा नियंत्रित शिक्षा एथेंस के लिए एक नई बात थी। सेबाइन ने इस संबंध में लिखा है कि हम उसे जनतंत्रीय प्रथा को एक समालोचना कह सकते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा खरीदने की स्वतंत्रता देती है जो या तो उसे अच्छी लगती हो या जो बाजार में उपलब्ध हो। प्लेटो की रिपब्लिक केवल सरकार के संबंध में लिखी गई पुस्तक नहीं है। जैसा कि रूसो कहता है, यह शिक्षा शास्त्र का प्रबंध ग्रंथ है। उसके सारे दर्शन का सार, जैसा कि रिपब्लिक में बताया गया है, प्राचीन यूनानी समाज में सुधार लाना था। रिपब्लिक का उद्देश्य न्याय का पता लगाना और तत्पश्चात एक आदर्श राज्य में उसकी स्थापना करना था। उसकी शिक्षा नीति इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थी। प्लेटो के लिए सामाजिक शिक्षा सामाजिक न्याय का एक साधन थी। प्लेटो ने अपने समय में प्रचलित स्पार्टा और एथेंस दोनों नगरों की शिक्षा प्रणालियों के गुणों और दोषों को देखा था। यद्यपि उसकी दृष्टि में एथेंस की शिक्षा प्रणाली अच्छी थी, फिर भी उसका गंभीर दोष यह था कि उस पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था। स्पार्टा एक सैनिक राज्य था। इसमें शिक्षा पर नहीं, अपितु सैनिक शिक्षा पर राज्य द्वारा बल दिया जाता था। इस प्रकार एथेंस में नैतिक शिक्षा पर और स्पार्टा में शारीरिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत उसके राजनीतिक सिद्धांत के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपने गुरु सुकरात का अनुसरण करते हुए पेड़ों के सिद्धांत में विश्वास था कि सद्गुण ही ज्ञान है, और लोगों को सद्गुणी बनाने के लिए उसने शिक्षा को भी बहुत शक्तिशाली साधन बनाया। प्लेटो का यह भी विश्वास था कि शिक्षा मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती है, और इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसकी प्राकृतिक क्षमताओं को बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है। तत्कालीन समय में दो प्रकार की शिक्षा पद्धति प्रचलित थी, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। पहली है एथेंस की शिक्षा पद्धति। एथेंस में केवल अमीर लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ के विद्यालय सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होते थे। द्वितीय है स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। यहाँ की शिक्षा पद्धति पूर्णतः सरकारी थी। इसमें अमीर गरीब सभी को शिक्षा प्रदान की जाती थी तथा महिलाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। यहाँ सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दो विभाग किए थे। प्लेटो ने उपयुक्त विभाजन भी दो आधारों पर किया है, आयु के आधार पर और वर्ग के आधार पर। प्रारंभिक शिक्षा जहाँ बाल्यकाल से युवावस्था तक के लिए है, वहाँ यह सैनिक वर्ग के लिए है। दूसरी ओर उच्च शिक्षा युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक है, साथ ही वह केवल शासक वर्ग के लिए है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति पर एथेंस और स्पार्टा दोनों राज्यों का प्रभाव था। आरंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित किया गया था। शरीर के प्रशिक्षण के लिए व्यायाम संबंधी और मस्तिष्क के प्रशिक्षण के लिए संगीत शिक्षा का प्रबंध था। प्रारंभिक शिक्षा समाज के सभी तीनों वर्गों के लिए थी।
20 वर्ष की आयु के पश्चात एक परीक्षा होती थी। 20 वर्ष की अवस्था के बाद जिन लोगों का उच्च शिक्षा के लिए चयन होता था, वह वे लोग थे जिन्हें संरक्षक वर्ग अर्थात सैनिक और शासक में 20 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के बीच उच्च पदों पर कार्य करना था। इन दोनों वर्गों को व्यायाम तथा संगीत संबंधी शिक्षा अधिक दी जाती थी। व्यायाम संबंधी अधिक शिक्षा सैनिक वर्ग को दी जाती थी तथा संगीत संबंधी अधिक शिक्षा शासक वर्ग को। उनकी पाठ्य सामग्री के लिए प्लेटो ने केवल वैज्ञानिक अध्ययन, गणित, खगोल विज्ञान और तर्कशास्त्र को ही चुना था। 35 वर्ष के बाद विद्यार्थी साहित्य, चिंतन तथा अनुभव हेतु विदेश भ्रमण को जाते थे। इस 50 वर्ष की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी शासक बनने के योग्य हो जाता था। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा, जो कि 20 वर्ष की आयु तक दी जाएगी, का उद्देश्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बनाए रखना है। प्लेटो ने द रिपब्लिक में उच्च शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया है। इसके द्वारा प्लेटो का उद्देश्य 20 से 35 वर्ष तक की आयु के लोगों को संरक्षक वर्ग के उच्च पदों के योग्य बनाना था। उच्च शिक्षा के लिए उसने 2 स्तर बनाए थे: 20 से 30 वर्ष तक का शिक्षण और 30 से 35 वर्ष तक की आयु के लोगों का शिक्षण। प्रथम स्तर में गणित और ज्यामिति की शिक्षा पर बल दिया गया है। प्लेटो गणित पर इतना बल देता था, यह इसी से स्पष्ट है कि उसने अपनी विद्यापीठ के द्वार पर लिखवा दिया था कि गणित ज्ञान से शून्य व्यक्ति इसमें प्रवेश न करें। दार्शनिक शिक्षा। गणित की शिक्षा पूरी हो जाने के पश्चात एक परीक्षा होगी, इसमें उत्तीर्ण छात्र 30 से 35 वर्ष की आयु तक द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रयोगात्मक शिक्षा की व्यवस्था थी, जिससे दार्शनिक शासकों का निर्माण हो सके। यह शिक्षा 15 वर्ष की थी। प्लेटो के अनुसार 50 वर्ष की आयु के पश्चात की शिक्षा व्यक्तिगत थी, अर्थात शासकों को स्वयं ही चिंतन करते रहना चाहिए, जिससे जनहित और राज्य हित हो सके। प्लेटो शिक्षा को आध्यात्मिक जीवन से भी जोड़ देता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति सत्य के वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करता है, साथ ही आदर्श राज्य के निर्माण में सहायक भी होता है। प्लेटो की शिक्षा योजना की विशेषता। प्लेटो ने स्त्री तथा पुरुषों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से प्रत्येक पद का अधिकारी बताया है। अगली विशेषता है, उसकी शिक्षा की योजना संरक्षक वर्ग के लिए थी। उसने उत्पादक वर्ग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। तीसरी विशेषता है, उसकी पूरी शिक्षा योजना राज्य द्वारा नियंत्रित थी तथा इसका उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास था। अगली विशेषता है, यह 3 चरणों को मिलाकर बनती थी। प्राथमिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष की आयु में, उच्च शिक्षा 20 से 35 वर्ष की आयु में तथा प्रायोगिक शिक्षा 35 से 50 वर्ष की आयु तक। अगली विशेषता है, मानव के शरीर व मन दोनों के उचित विकास के लिए प्लेटो अपनी विशेष शिक्षा योजना प्रस्तुत करते हैं। उसने शारीरिक विकास हेतु जिम्नास्टिक एवं मन के विकास के लिए संगीत की शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। इसका उद्देश्य शासकों को प्रशासनिक राज कौशल सिखाना, सैनिकों को सैन्य कौशल सिखाना तथा उत्पादकों को भौतिक वस्तुओं के उत्पादन कौशल सिखाना था। अर्थात ये उद्देश्य थे प्लेटो की शिक्षा योजना के।
अब पढ़ेंगे प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचनाओं के बारे में। यह अपने स्वरूप में सीमित थी तथा अपने विस्तार में प्रतिबंधात्मक थी, क्योंकि इसमें गणित पर साहित्य की अपेक्षा अधिक बल दिया गया था। यह एक व्यक्तिवादी योजना थी, क्योंकि इसमें व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया तथा उसकी स्वायत्तता को बाधित किया गया था। बहुत ही गूढ़ तथा अमूर्त और इतनी अधिक सिद्धांत एक थी कि इसके कारण व्यावसायिक बारीकियों से भी दूर हो गई। प्लेटो की शिक्षा योजना की निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है। पहला आधार है उत्पादक वर्ग की उपेक्षा। सेबाइन ने इस दोष को बताते हुए कहा है कि शिक्षा का राज्य में महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण प्लेटो को उत्पादकों की शिक्षा के संबंध में अवश्य ही कुछ विचार करना चाहिए था, परंतु वह तो इस संबंध में यह भी नहीं बताता है कि प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में इन उत्पादकों को क्या स्थान देना है। दूसरी आलोचना है व्यक्ति के विकास की उपेक्षा। प्लेटो की शिक्षा योजना वस्तुतः राज्य के विकास के लिए है, व्यक्ति के विकास के लिए नहीं है। प्लेटो की शिक्षा योजना का आधार न्याय है। वह शिक्षा द्वारा ही आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। तीसरी आलोचना है साहित्य की उपेक्षा। प्लेटो की शिक्षा योजना में साहित्य की उपेक्षा की गई है। इस योजना में दर्शन और गणित पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है। चौथी आलोचना है अव्यवहारिक शिक्षा योजना। प्लेटो की शिक्षा का कोई अंत नहीं है। जीवन भर की शिक्षा में कितना व्यय होगा और कितने लोग इसे वहन कर सकेंगे। अगली आलोचना है स्त्री पुरुषों के लिए समान पाठ्यक्रम। आलोचकों के अनुसार स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की योजना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उन दोनों में बौद्धिक समानता होते हुए भी भावात्मक अंतर है, जो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। अगली आलोचना है एक रूपता का दोष। मानव बुद्धि विविधता को पसंद करती है, जबकि प्लेटो सभी के लिए एक से विषयों की शिक्षा देने की बात कहता है। अब पढ़ेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के महत्व के बारे में। उपयुक्त दोषों के होने पर भी प्लेटो की शिक्षा योजना बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही प्लेटो ने दूसरे सामाजिक विषयों के अध्ययन की उपेक्षा की है, फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि प्लेटो ने राज्य को ही सर्वोच्च शिक्षा संस्था माना है। इन्हीं कारणों से रूसो ने कहा है कि रिपब्लिक शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। वास्तविकता यह है कि शिक्षा की दृष्टि से द रिपब्लिक व्यापक रूप में एक विश्वविद्यालय है, एक चर्च तथा एक परिवार है। प्लेटो की शिक्षा योजना के संबंध में बार्कर ने ठीक ही कहा है। उसकी शिक्षा मानसिक रोगों को मानसिक औषधि द्वारा ठीक करने का प्रयास है। जिस प्रकार रोगी के लिए दवा आवश्यक होती है, वैसे ही विभिन्न स्तरों पर मनुष्यों के लिए शिक्षा आवश्यक है। शासकों के लिए निसंदेह शिक्षा आवश्यक है। प्लेटो ने शिक्षा के महत्व को स्वीकारा है, मगर इस बारे में प्लेटो के विचार उस समय आधुनिकता विरोधी जान पड़ते हैं। जब वह लिखता है कि शिक्षा का एक कृत्य यथास्थिति बनाए रखना भी है, वह ऐसे आविष्कारों का निषेध करता है जो आदर्श समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हों, और अपेक्षा करता है कि शिक्षा ऐसे परिवर्तनों से आगाह करने के लिए सचेतक की भूमिका भी निभाएगी। उसके अनुसार शिक्षा इन बदलावों का न केवल विरोध करती है, बल्कि अपसंस्करण की कोशिशों को नाकाम करने के लिए नागरिकों को सदैव तत्पर भी रखती है। किंचित विरोधाभास के बावजूद प्लेटो का शिक्षा दर्शन पर्याप्त आधुनिक और अभिनव संभावनाओं से युक्त है। वह पहला विचारक था जिसने स्त्रियों की शिक्षा पर बराबर जोर दिया, खासकर ऐसे समय में जब
उसके समकालीन विचारकों में से अधिकांश स्त्रियों को घर की चारदीवारी से बाहर कोई जिम्मेदारी देने को तैयार नहीं थे। प्लेटो के आदर्श राज्य में लड़के और लड़कियों की शिक्षा में कोई भेद नहीं था। लड़कियां लड़कों की भांति उनके साथ न केवल व्यायाम कर सकती थी, बल्कि वे शिक्षा भी ग्रहण कर लेती थी। उन्हें सेना के साथ सशस्त्र सैनिक के रूप में युद्ध में भाग लेने के अधिकार भी प्राप्त थे। शिक्षालयों में उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाता था। प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के सदस्यों और उनकी संतान के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। दस्तकारों, शिल्पकर्मियों तथा दुकानदारों की शिक्षा के बारे में उसका मानना था कि उन्हें केवल उनके व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण देना ही पर्याप्त होगा। दासों के लिए उसने शिक्षा को पूर्णतः अनावश्यक माना है। उल्लेखनीय है कि प्लेटो अभिजात नागरिकों की शिक्षा के बारे में तो क्रांतिकारी सुझाव देता है, किंतु बाकी जन समाज की शिक्षा के प्रति उसके विचार परंपरागत और रूढ़िवादी है। इसके लिए प्लेटो को दोष देने के बजाय हमें यह भी मानना होगा कि वह स्वयं अभिजात्य वर्ग से था। शिक्षा को लेकर उसके विचार तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल थे। उनमें बहुत परिवर्तनकारी चिंतन भी नहीं था, जैसा कि 17वीं-18वीं शताब्दी के फ्रांस में संभव हो सका, जहां रूसों ने शिक्षा को सभी वर्गीय भेदभावों से परे सभी के लिए सुलभ करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तथापि हमें प्लेटो की इसके लिए सराहना करनी होगी कि आज से 2400 वर्ष पहले के समाज में उसने एक संपूर्ण शिक्षा तंत्र की परिकल्पना की थी, जिसमें प्रशासन से लेकर शैक्षिक विषय वस्तु पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया था। आदर्श राज्य की परिकल्पना की स्थितियों की संभावनाओं को आगे बढ़ाने वाली अपनी एक अन्य संवाद पुस्तक लॉज में प्लेटो उसके अनिवार्य शिक्षा तंत्र की विशेषताओं का सविस्तार उल्लेख करता है। उसके अनुसार पूरा तंत्र किसी कुशल पर्यवेक्षक की देखरेख में होना चाहिए, जो शिक्षा से जुड़े समस्त मामलों की विशद जानकारी रखता हो तथा जो समाज के सभी वर्गों, स्त्री, पुरुष आदि के बीच बिना किसी भेदभाव के शिक्षा का प्रसार कर सके। यह पूछे जाने पर कि शिक्षा का लाभ क्या है, प्लेटो इसी संवाद में एक एथेंस वासी के माध्यम से स्पष्ट करता है। स्पष्ट क्या करता है वो आगे पढ़ेंगे। यदि तुम यह जानना चाहते हो कि शिक्षा का सामान्य लाभ क्या है, तो इसका उत्तर बहुत आसान है। शिक्षा मनुष्य को सद्गुण संपन्न करती है और सद्गुण संपन्न व्यक्ति विनम्रता पूर्वक व्यवहार करता है। अपनी विनम्रता के बल पर वह युद्ध में अपने शत्रुओं का दिल भी जीत लेता है। प्लेटो यहाँ निर्दिष्ट करता है कि शिक्षा का दायित्व मंत्री स्तर के उस व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए जो उदार, गुणी और भेदभाव रहित हो। वह किसी प्रतिष्ठित परिवार में जन्मा हो तथा उसकी उम्र कम से कम 50 वर्ष होनी चाहिए। उसको यह पता होना चाहिए कि उसका कार्य बाकी सभी मंत्रियों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा के लिए विद्यार्थी की उम्र कितनी हो, इस बारे में वह लिखता है कि बालक की शिक्षा का शुभारंभ यथासंभव न्यूनतम उम्र से कर देना चाहिए। यदि संभव हो तो उसके जन्म से अथवा उसके पहले से भी। उसके अनुसार शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा ही वह है जो बचपन में सिखाया जाता है। इसलिए अभिभावक वर्ग का दायित्व है कि वह शिशु की शिक्षा का अनुकूल प्रबंध करे, ताकि बड़ा होने पर वह अपने कार्य में पूरी दक्षता प्राप्त कर सके। प्लेटो के अनुसार शिक्षा कभी समाप्त न होने वाला कृत्य है, अर्थात शिक्षा अनवरत चलने वाला विषय है। उसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। इसलिए बालक को जहाँ तक संभव हो जन्म से ही शिक्षा के लिए तैयार किया जाना चाहिए।
प्लेटो प्रौढ़ शिक्षा का समर्थक था। उसके अनुसार ऐसे व्यक्तियों को जो किसी कारणवश बचपन में शिक्षा से वंचित रह गए हों, बड़ा होने पर शिक्षा दी जा सकती है। संरक्षक वर्ग को आजीवन जन्म से लेकर सेवानिवृत्ति की अवस्था तक कुछ न कुछ लगातार सीखते रहना चाहिए। लॉज में प्लेटो आदर्श राज्य में अधिकारियों की भर्ती की प्रविधियों के बारे में भी विस्तार सहित चर्चा करता है, जिसके अंतर्गत वह कानून विशेषज्ञ संरक्षकों, पुजारियों, पहरेदारों, शिक्षा विभाग के मंत्री, न्यायाधीश आदि की भर्ती के तरीकों के बारे में सुझाव देता है। उसके अनुसार कानून सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। न्याय से असहमति की स्थिति में व्यक्ति को अपील का अधिकार होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए वह अपील प्राधिकारी की नियुक्ति तथा अपील की प्रविधि का विस्तार से उल्लेख करता है। रिपब्लिक में प्लेटो ने शिक्षा को दो प्रमुख वर्गों, संगीत एवं व्यायाम में विभाजित किया है। यह विभाजन केवल नाम तक सीमित नहीं है। प्लेटो के लिए संगीत का अर्थ हर उस बोध से है जिसको मनुष्य अपने जीवन में ग्रहण कर सकता है। उसी प्रकार व्यायाम से उसका आशय लगभग वैसा ही है जैसा आजकल एथलीट शब्द से है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर जोर देता है। प्लेटो नागरिकों को शारीरिक और मानसिक रूप से हृष्ट-पुष्ट देखना चाहता था। धैर्य, अनुशासन और साहस को उसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लिया था। साहित्य के अंतर्गत बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, इस पर भी वह नियंत्रण के पक्ष में था। खासकर प्राचीन यूनानी प्रेम कथाओं को लेकर, जिन्हें वह बाल मनोविज्ञान के प्रतिकूल मानता था, लेकिन वह संगीत शिक्षा की अनुमति देता है। उसके अनुसार माँ और नर्स का कर्तव्य है कि वे बच्चों को केवल साहस, धैर्य और कर्तव्यपरायणता से भरपूर कहानियाँ सुनाएं। उसने रिपब्लिक में इन कहानियों को सुनाए जाने का होमर और एसोद की रचनाओं को वह बाल मनोविज्ञान के प्रतिकूल मानता था, इसलिए उसने रिपब्लिक में इन कहानियों को सुनाए जाने का निषेध किया है। प्लेटो के अनुसार ये कहानियाँ ईश्वर के बारे में गलत पाठ पढ़ाती है। ये शिक्षा देती है कि ईश्वर भी कभी कभी बुरे कार्यों में लिप्त हो जाता है, जो सर्वथा असत्य एवं भ्रामक है, जिसे तर्क द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्लेटो के अनुसार किशोरों को पढ़ाया जाना चाहिए कि बुराइयां कभी भी ईश्वर की ओर से नहीं आती। सृष्टि में व्याप्त शुभ अशुभ में से केवल शुभ ही ईश्वर की निर्मित है। अशुभ या तो भ्रांति है अथवा मानवीय लालच और अज्ञानता की उपज। इसलिए सुधार की आवश्यकता मनुष्य और उसकी समाज रचना में है। अनुशासन के रूप में प्लेटो चाहता था कि बच्चों को गंभीर रहने की शिक्षा दी जाए। उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि जोर से हंसना अशिष्टता का प्रतीक है। उसने होमर, एसोद की रचनाओं को बालकों के लिए इसलिए भी अनुपयुक्त माना था क्योंकि उनमें शानदार दावतों का गुणगान किया गया है। वे ईश्वर को लालची सिद्ध करती है। प्रकारांतर में बच्चों में धन संग्रहण एवं विलासिता में जीवन शैली के प्रति ललक बढ़ाती है। इस प्रकार की कहानियाँ बालकों के धैर्य के लिए घातक हैं। वह बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाने के पक्ष में भी नहीं था जिसमें बुरे आदमी को सुखी और भले व्यक्ति को दुखी बताया गया हो। उसके अनुसार इसमें बालक की अनैतिक जीवन के प्रति आसक्ति बढ़ सकती है। चूँकि कविताओं में करुणा, दया आदि मानवीय संवेगों का बड़ा चढ़ाकर बखान किया जाता है, इसलिए उसने युवा विद्यार्थियों को कवि और कविताओं से दूर रखने की सलाह भी दी है। नाटक को लेकर भी प्लेटो ने रोचक बात कही है। उसके अनुसार कोई भी भला व्यक्ति किसी बुरे व्यक्ति की नकल करने से बचेगा।
जबकि प्राय सभी नाटकों में खलनायक की मौजूदगी होती है। नाटककार एवं अभिनेता उस पात्र को जीवंत बनाने के लिए उसकी खलनायकी के तरह तरह के रूप कई बार बढ़ा चढ़ाकर भी दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। परिणाम स्वरूप लोगों को अपराध के नए तरीकों की जानकारी मिल सकती है। प्लेटो लिखता है कि न केवल खलनायक बल्कि स्त्री, दास तथा अन्य निम्न वर्गीय व्यक्तियों का अभिनय भले व्यक्तियों को करना पड़ता है। इसलिए ऐसे नाटकों के प्रदर्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए। विशेषकर बच्चों को तो उनसे दूर रखना ही श्रेयस्कर है। उनके लिए ऐसे नाटक लिखे जाने चाहिए जिसमें किसी भी दोषी, अपराधी अथवा चरित्रहीन व्यक्ति का उल्लेख न हो। चूँकि अधिकांश नाटक मंडलियों की राय में ऐसे नाटक लिखे जाने संभव नहीं है, इसलिए प्लेटो ने उन सभी को नगर से निर्वासित करने की सलाह दी है। प्लेटो संगीत पर भी नज़र रखने के पक्ष में था। खासकर बच्चों के संगीत को लेकर उसका मानना था कि अभिभावक वर्ग का यह कर्तव्य है कि बच्चों को उसी संगीत का आनंद लेने दें जो उनके लिए पूरी तरह उपयुक्त हो, जो उनके चारित्रिक विकास में सहायक हो। इस आधार पर उसने प्राचीन लीडियन और आयोनियन संगीत को बच्चों के मनोविज्ञान के प्रतिकूल मानते हुए उनसे दूर रखने का सुझाव दिया है। प्लेटो के अनुसार इस प्रकार का संगीत बच्चों में दुख तथा निराशा की भावना पैदा कर उन्हें भाग्योन्मुखी और शिथिल बनाता है। इसके स्थान पर उसने डोरियन तथा फ्राइजियन संगीत को बच्चों के लिए उपयुक्त माना है, इसलिए कि वह बच्चों में साहस, धैर्य एवं दृढ़ता की भावना का विकास करता है। उसका मानना था कि बच्चों के लिए तैयार की जाने वाली धुनें आसान होनी चाहिए। आवश्यक है कि उनसे साहस और आपसी तालमेल युक्त सामूहिक जीवन का संदेश मिलता है। बच्चों को सादा और संयमित जीवन जीने की शिक्षा दी जानी चाहिए। उनका भोजन साधारण हो। विलासिता के प्रतीक चटनी, मिठाई जैसे चटकारेदार और स्वादिष्ट व्यंजनों को बच्चों के भोजन से दूर रखना चाहिए। यदि लोगों का रहन सहन मर्यादित और संयमित होगा तो उनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। उन्हें चिकित्सक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्लेटो के अनुसार युवाओं को मर्यादित भाषण की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। उन्हें न तो जोर से गाना चाहिए, न ही मुंह से कोई भद्दा मजाक करना चाहिए। लेकिन किशोरावस्था पार करते समय उन्हें गाने और चीखने चिल्लाने की शिक्षा दी जा सकती है। उन्हें अपने मुंह से ऐसी आवाज़ निकालने का अभ्यास कराना चाहिए जो आतंक पैदा करती हो। यह भी अत्यावश्यक है कि उस समय वे स्वयं आतंकित न हों। उन्हें पीड़ा का एहसास भी कराया जाना चाहिए, परंतु इस प्रकार की वह उनकी इच्छा शक्ति एवं संघर्ष भावना को कमजोर न पड़ने दे। युद्ध की शिक्षा देने के लिए युवाओं को युद्ध स्थल पर ले जाना चाहिए, किंतु उन्हें युद्ध में सीधे भाग लेने से यथासंभव बचाना चाहिए। इस तरह कठोर प्रशिक्षण से गुजरने के पश्चात ही बच्चे भविष्य में संरक्षक की भूमिका का सफल निर्वाह कर सकते हैं। प्लेटो लैंगिक समानता का समर्थक था। रिपब्लिक में उसने लड़कों और लड़कियों को संगीत तथा व्यायाम की एक समान शिक्षा दिए जाने का समर्थन किया है। अपने समकालीन विचारकों से इतर वह लड़कियों को युद्ध की भी वैसी ही शिक्षा दिए जाने के पक्ष में था जैसी लड़कों को। हालांकि शैक्षिक समानता के अलावा प्लेटो सक्रिय राजनीति से स्त्रियों को दूर रखने का समर्थक था।